नमस्कार। एचपी एग्ज़ाम नोट्स में आप लोगों का स्वागत है। जून में लोकसभा इलेक्शन के ख़त्म होते ही अब हम सभी लोगों को ऐसी उम्मीद है कि हिमाचल प्रदेश में क्लास सी की वैकेंसियाँ आने वाली है। और अगर हम क्लास सी की बात करें तो रेवेन्यू डिपार्टमेंट में पटवारी की 800 से 850 के बीच लगभग वैकेंसीज आने वाली है, जो कि एक बहुत अच्छा आंकड़ा है वैकेंसियों का। और इसी के साथ कांस्टेबल की भी, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट की भी, जूनियर ऑफिस असिस्टेंट की भी, दैट मीन्स कि क्लास सी की काफ़ी सारी वैकेंसीज आने वाली है। काफ़ी समय से हिमाचल प्रदेश में कोई भी वैकेंसीज नहीं आई है, तो हो सकता है कि अब जब ये वैकेंसीज आएगी तो हमें प्रिपरेशंस करने का उतना टाइम ही ना मिले। इसीलिए मेरा आप सभी लोगों को एक सजेशंस है कि अभी से अगर आप इस एग्ज़ाम की को पहले ही चांस में क्रैक करना चाहते हैं तो प्लीज़ अभी से ही लिटिल बिट इस एग्ज़ाम के लिए सीरियस हो जाइए। यहाँ पे हम आप लोगों के लिए एचपी एग्ज़ाम नोट्स में जो है हिमाचल प्रदेश के की 12 डिस्ट्रिक्ट की हिस्ट्री जो है लाने वाले हैं, करवाने वाले हैं कंप्लीट सीरीज़। और इतने आसान शब्दों में करवाने वाले हैं कि आपने शायद ही कहीं पहले हिस्ट्री को जो है, जो हिमाचल प्रदेश का सबसे बल्कि पार्ट है ना हिमाचल प्रदेश हिस्ट्री, वो शायद पहले आपने कभी की होगी। अगर हम हिमाचल प्रदेश की हिस्ट्री की बात करें तो यहाँ पे हमने सबसे पहले जो है बिलासपुर ज़िले को आप लोगों के सामने लाया है। कुल हिमाचल प्रदेश में 12 ज़िले हैं और सबसे पहले हमने किस ज़िले को आप लोगों के सामने ला रखा है? बिलासपुर। क्योंकि बिलासपुर जो है इन बाकी 11 ज़िलों से सबसे आसान हमें नज़र आता है। यहाँ पे हम आपको सारे डिस्ट्रिक्ट करवाएंगे और हर एक डिस्ट्रिक्ट सीक्वेंस बाइज सीक्वेंस करवाएंगे कि आप लोगों को ऐसा लगेगा कि जब हम बिलासपुर से कांगड़ा में स्विच होंगे, कांगड़ा से हमीरपुर में, हमीरपुर से ऊना में, तो ये सारे के सारे जो है एक दूसरे के साथ आपको लिंक नज़र होते हुए नज़र आएंगे। अगर हम बैकग्राउंड की बात करें हिमाचल प्रदेश की, जैसे यहाँ पे हमने पहला क्वेश्चन लिखा, ये गठन कब हुआ? 1 जुलाई 1954 को। अगर हम हिमाचल प्रदेश के गठन की बात करें, बैकग्राउंड की बात करें, तो हिमाचल प्रदेश का गठन जो है 15 अप्रैल कब हो गया था? 15 अप्रैल। आप नोटबुक लेके भी रख सकते हैं तो आप कंप्लीट ये नोट्स बना सकते हैं। 15 अप्रैल 1948 को कब हिमाचल प्रदेश का गठन हुआ था? 15 अप्रैल 1948 को हुआ था। और एट दैट टाइम हिमाचल प्रदेश में कितने ज़िले थे? 4 ज़िले को मिला के हो गया था। जैसे कि पहला चंबा, महासू, सिरमौर और मंडी। इन 4 ज़िलों को मिलाकर जो है 15 अप्रैल 1948 को हिमाचल प्रदेश का गठन किया गया था। अगर हम यहाँ पे मंडी की बात करें तो मंडी को जो है 1948 में ही सुकेत प्लस मंडी को मिलाकर के एक नए ज़िले का निर्माण किया गया, जिसको मंडी कहा गया। और यहाँ से एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन ये भी आता है कि भाई हिमाचल प्रदेश का गठन कुल कितने ज़िलों को मिला के हो गया था? तो 4 ज़िलों को मिला के हो गया था। दूसरा इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन ये है कि हिमाचल प्रदेश का गठन कितनी छोटी बड़ी रियासतों को मिला के किया गया था? तो हिमाचल प्रदेश का गठन कुल 30 छोटी बड़ी रियासतों को मिला के किया गया था। कितनी रियासतें? 30 छोटी बड़ी रियासतों को मिला के जो है हिमाचल प्रदेश का गठन किया गया था। और अगर हम 30 रियासतों की बात करें तो 26 रियासतें तो महासू की थी। कहाँ की थी 26 रियासतें? महासू की। और बाकी 4 रियासतें कौन सी थी? बाकी 4 थी सिरमौर, एक सिरमौर थी, एक चंबा, 2 ये थी, फिर एक तीसरी मंडी थी और चौथी कौन सी थी? सुकेत। चौथी कौन सी रियासत थी? सुकेत। तो ये 30 रियासतें थी जिनको मिला के हिमाचल प्रदेश का गठन किया गया था। कब किया गया था? 15 अप्रैल 1948 को। अब आप लोग हमसे ये भी पूछ सकते हैं कि सर आप लोगों ने बिलासपुर ही क्यों उठाया? आप सिरमौर, मंडी, चंबा, महासू किसी में से भी तो कोई उठा सकते थे। देखो महासू तो आज जिला नहीं है, महासू अब जो है शिमला और सोलन में डिवाइड हो गया है, ठीक है, समथिंग लाइक दैट। तो आप बाकी 3 तो उठा ही सकते थे ना, सिरमौर, मंडी, चंबा। देखो हम जो हिस्ट्री करेंगे वो सीक्वेंस वाइज करने वाले हैं। पहले का कनेक्शन दूसरे के साथ रहेगा, दूसरे का कनेक्शन तीसरे के साथ रहेगा। तो इस तरह से जो है हम हिस्ट्री करने वाले हैं। और सबसे आसान ज़िला अगर कोई मुझे नज़र आता है, जब मैंने खुद की भी प्रिपरेशंस की थी, तो वो ज़िला था बिलासपुर। बिलासपुर जब आप करेंगे तो ये आपको वन ऑफ द ईजीएस्ट डिस्ट्रिक्ट नज़र आएगा हिमाचल प्रदेश में। और अच्छा भी है कि हम लोग सबसे पहले इसी को ही देखते हैं कि क्या है इसमें। देखो बिलासपुर का गठन जो है 1 जुलाई 1954 को किया गया और ये हिमाचल प्रदेश में मिलने वाला 5वां ज़िला था। कौन सा ज़िला था? 5वां ज़िला था। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? बिलासपुर में। क्षेत्रफल कितना है? 11,668 स्क्वायर किलोमीटर इसका क्षेत्रफल है। और अगर हम बिलासपुर का लिंग अनुपात देखें,
सेक्स रेशो देखिए तो 981 जो है यहाँ का लिंग अनुपात है। विधानसभा सीटें यहाँ पे 4 है और यहाँ पे 1948 से 1951 तक बिलासपुर जो है मुख्य आयुक्त प्रांत था, चीफ कमिश्नर प्रोविंशियल था। क्यों? क्योंकि इन्होंने हिमाचल प्रदेश के साथ मिलने के लिए मना कर दिया था, वो हम बाद में देखेंगे जब हम 1940 तक आएंगे, ठीक है, बिलासपुर के इसमें। और 1951 से 1954 तक यह भाग ग रहा, यानी पार्ट सी रहा। और अगर हम हिमाचल प्रदेश की बात करें तो 1948 से 1951 तक हिमाचल प्रदेश भी मुख्य आयुक्त प्रांत था। फिर 1951 से लेकर 1956 तक हिमाचल प्रदेश भी पार्ट सी रहा। फिर 1956 से लेकर 1971 तक हिमाचल प्रदेश क्या रहा? हैज़ ए यूटी रहा, दैट मीन्स केंद्र शासित प्रदेश रहा। और 25 जनवरी 1971 को हिमाचल प्रदेश क्या बन गया था? हिमाचल प्रदेश को पूर्ण राज्य का दर्जा मिल गया था। तो ये जो आपके पॉइंट है, गठन हो गया, मुख्यालय हो गया, क्षेत्रफल हो गया, लिंग अनुपात हो गया, विधानसभा सीटें होगी, ये सारे पॉइंट्स आपको डायरेक्टली याद रखने हैं। यहाँ पे ऐसा कोई शॉर्टकट नहीं है कि मैं आप लोगों को जड़ी बूटियाँ जो है पीस के घोल के पिलाऊँ और आप लोगों को याद रह जाए। तो ये तो आप लोग को डायरेक्टली ऐसे याद रखना पड़ेगा। बाकी जितनी भी शॉर्टकट ट्रिक्स आगे बनती है, किस तरह से आपको याद करना है, वो फिर हम आगे देखेंगे। अगर हम सोर्सेज की बात करें बिलासपुर की, तो बिलासपुर के जो है बिलासपुर पास्ट एंड प्रेजेंट एक बुक मिलती है, जिसको किसने लिखा था? आनंद चंद ने। तो आनंद चंद बोलते हैं कि बिलासपुर का गठन 697 ईस्वी में राजा वीरचंद ने किया था। किसने किया था? राजा वीरचंद ने किया था। और इसी के साथ एक और गैजेटियर है, सोर्स है बिलासपुर गैजेटियर। देखो गैजेटियर का मतलब होता है कि जो डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट या डिस्ट्रिक्ट के जो हेडक्वार्टर्स होते हैं, डिस्ट्रिक्ट के जो अपनी हिस्ट्री होती है गवर्नमेंट ऑफिस, गवर्नमेंट की तरफ से अप्रूव्ड की हुई, मानी हुई, तो उसको हम क्या बोलते हैं? गैजेटियर। तो दैट मीन्स कि बिलासपुर गैजेटियर के अनुसार भी कहा गया है कि बिलासपुर की स्थापना 697 ईस्वी में थी और किस राजा ने की थी? वीरचंद चंदेल ने की थी। आगे एक राइटर है चंद्रवंश विलास और शशिवंश विनोद ने भी अपने बुक में क्या लिखा हुआ है, अपने सोर्सेज में क्या लिखा हुआ है कि भाई 697 में बिलासपुर की स्थापना हुई थी, ठीक है। और किसने की थी? वीरचंद चंदेल ने। लेकिन यहाँ पे जो है डॉक्टर हचिसन और वोगल की पुस्तक है, इन्होंने क्या लिखा हुआ? ब्रिटिशर्स है ये, इन्होंने क्या लिखा हुआ कि हिस्ट्री ऑफ पंजाब हिल स्टेट, इन्होंने एक बुक लिखी है। कौन सी लिखी है? हिस्ट्री ऑफ पंजाब हिल स्टेट। और इसमें इन्होंने बताया हुआ है कि भाई बिलासपुर और बिलासपुर जिसका ओल्ड नेम क्या था? कहलूर। दैट मीन्स कि बिलासपुर की स्थापना जो है 900 ईस्वी में राजा वीरचंद चंदेल ने की है। इसी वजह से ये क्वेश्चन अब इम्पॉर्टेंट हो जाता है कि भाई डॉक्टर हचिसन्स और वोगल की पुस्तक हिस्ट्री ऑफ पंजाब हिल स्टेट के अनुसार बिलासपुर की स्थापना कब की गई थी? तो कब की गई थी? 900 ईस्वी में। किसने की थी? वीरचंद चंदेल ने। वटेवर एग्जामिनर आपसे ये भी पूछ सकता है कि कहलूर की स्थापना हिस्ट्री ऑफ पंजाब हिल स्टेट के अनुसार कब हुई थी? 900 ईस्वी में, ठीक है। फिर दूसरा क्वेश्चन, चंद्रवंश विलास और शशिवंश विनोद के अनुसार कब हुई थी? 697 ईस्वी में। बिलासपुर गैजेटियर के अनुसार बिलासपुर की स्थापना कब हुई थी? 697 ईस्वी में। और सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लेकिन अभी एक्सपायरी नज़र आ रहा है कि भी पास्ट प्रेजेंट और फ्यूचर के अनुसार बिलासपुर की स्थापना कब हुई थी? 697 में। किसने की थी? राजा वीरचंद चंदेल ने। बिलासपुर पास्ट एंड प्रेजेंट किसकी बुक है? राजा आनंद चंद की बुक है, ठीक है। फिर यहीं से क्वेश्चन आते हैं, तो ये आप लोगों ने इस पॉइंट को इम्पॉर्टेंट नोट करना, ये इम्पॉर्टेंट नोट करना। और बाकी ये भी याद रखना है इम्पॉर्टेंट ये भी, लेकिन अगर आपको बल्कि लग रहा है कांस्टेबल पटवारी के लिए, इतना भी बल्कि नहीं है, नहीं ये सारे कर लेना, सॉरी ये सारे कर लेना, ये सारे इंपॉर्टेंट है। आगे चलते हैं। अब हमें इन सभी सोर्सेज से पता तो चल गया कि बिलासपुर की स्थापना किसने की है? वीरचंद चंदेल ने की है। कब की है? कोई 697 में बोल रहा है और हिस्ट्री ऑफ पंजाब हिल स्टेट के अनुसार 900 ईस्वी में बोल रहे हैं। लेकिन ये बात तो हमें पता चल गई है कि बिलासपुर की स्थापना किसने की है? वीरचंद चंदेल ने। अब यहाँ पे बिलासपुर का ओल्ड नेम क्या था? बिलासपुर का ओल्ड नेम था कहलूर। क्या था? कहलूर। ये यहाँ पे लिखा गया है। अब यहाँ क्या है? राजा ने कहलूर नामक गुज्जर के नाम पर बिलासपुर का नाम रखा और नैना देवी पहाड़ियों पर नैना देवी का मंदिर बनवाया, कोई प्रॉब्लम नहीं। और उसी पर ही कोट कहलूर का किला भी बनवाया, ठीक है। तो राजा ने क्या किया? एक कहलूर नाम की गुज्जर थी, उनके स्थान पर अपनी रियासत का नाम रखा कहलूर, जो बाद में बिलासपुर में चेंज हो गया। और नैना देवी पहाड़ियों में अपनी राजधानी बनाया, जिसे एक किला बनाया कोट कहलूर, और उसी को ही अपनी राजधानी बनवाया, ठीक है।
तो ये जो राजा ने जो है बिलासपुर का नाम कहलूर के नाम पर क्यों रखा, एक गद्दन के नाम गुज्जर के नाम पे क्यों रखा, या फिर कोट कहलूर में ही अपनी राजधानी क्यों बनाई, इसके पीछे की हिस्ट्री को समझ लेते हैं। तो हुआ क्या कि ये जो राजा थे वीरचंद चंदेल, ये जो है मध्य प्रदेश से आए हुए थे अपने साम्राज्य विस्तार करने के लिए। इनके बाप थे हरिचंद, जो शायद कांगड़ा चले गए थे और कांगड़ा में उनको जो है कांगड़ा के स्थानीय राणाओं द्वारा मार दिया गया था। इसीलिए वीरचंद चंदेल वापस नहीं जाते मध्य प्रदेश, यहीं पे ही रुक जाते हैं और अपने लिए जो है एक साम्राज्य का विस्तार करने के लिए, स्थापना करने के लिए एक क्षेत्र देखते हैं जो कि कहलूर वाले आसपास वाले रीजन में इनको दिखाई देता है। उस समय उतनी पॉपुलेशन नहीं होती है, लेकिन वो वहीं रुक जाते हैं। अब उस समय लोगों की कंडीशंस इतनी पुअर थी कि आप लोगों को ना कि कोई ऐसा समृद्ध व्यक्ति मिलना भी जो है काफ़ी मुश्किल है। तो राजा वीरचंद चंदेल जिस वाले एरियाज में रहते थे, उसी वाले एरियाज में ये देखने से ही पता लग जाता था इनको कि भाई ये कहीं के राजा है और अब ये जो है अपने साम्राज्य विस्तार करने के लिए, अपने साम्राज्य की स्थापना करने के लिए शायद यहीं पे बस जाएंगे। तो लोग इनको पहले ही रिस्पेक्ट देते थे, बहुत गरीब लोग होते थे उस समय, तो लोग पहले ही रिस्पेक्ट देते थे। अब हुआ क्या कि ये कहलूर गुज्जर थी या गद्दन गुज्जर थी, एक कहलूर गुज्जर थी जो अपनी भेड़ बकरियों को चुगाने के लिए उस वाले एरिया में ली जाती थी। तो हुआ क्या कि ये पहाड़ियों पे गई, बाद में इस पहाड़ियों का नाम क्या रखा गया, नैना देवी पहाड़ियों का रखा गया। हुआ क्या कि ये इस पहाड़ियों में अपनी भेड़ बकरियां चुगाने के लिए ले जाती है, लेकिन इस पहाड़ी में एक जगह ऐसी आती है कि भाई एक बकरी होती है उनकी, वो किसी पर्टिकुलर स्थान पे जाके खड़ी हो जाती है और उसके थन से खुद ही दूध निकलता है और उस पर्टिकुलर जगह पे गिर जाता है। गुज्जर ने पहली बार देखा, दूसरी बार देखा, तीसरी बार ये चमत्कार देखा, तो वो थोड़ी सी शॉकिंग हो गई कि ये कैसे हो रहा है, किसी बकरी के जो है थन से कैसे खुद से दूध निकल रहा है। और अगर हम इसकी बात करें तो हम लोगों ने अपने सीनियर से, दादा दादियों से, नाना नानियों से सुनाई है कि अगर कभी हमारे आँख में कट लग जाता है ना, तो वहाँ पे जो है बकरी का दूध डालना चाहिए। उससे क्या मिलती है, थोड़ी सी जो है ठंडक मिलती है, आँखों में जो चुभन होती है वो कम हो जाती है। तो ये इसका कोइंसिडेंस है, अभी आपको पता चल ही जाएगा। तो वो जो बकरी थी वो कहाँ थी, उस वाले एरियाज़ में खुद से जो है दूध उस पर गिर रहा होता है। फिर एक दिन क्या हुआ कि एक बाघ जो है बकरी को खाने के लिए आ गया, अटैक कर दिया बाघ ने बकरी को। तो जनरली हम लोगों ने तो यही देखा है कि भाई बाघ बकरी को खा जाता है, लेकिन उस टाइम क्या हुआ, उस बकरी ने ऐसी वापस बाघ के साथ लड़ी, उसका सामना किया कि बाघ जख्मी होकर वहाँ से भाग जा। तब जो है इस गुज्जर को बिल्कुल भी विश्वास नहीं हुआ कि भाई ये कोई नॉर्मल बात हो सकती है। तो वो कहाँ जाती है, वो वीरचंद चंदेल के पास जाती है और वीरचंद चंदेल को ये बात बताती है कि भाई मेरी जो बकरी है वो इस स्थान पे जाकर, उस पहाड़ी के एक पर्टिकुलर स्थान पे जाकर उसके थन से खुद से ही दूध गिरता है। और कल तो एक चमत्कार हो गया कि बकरी ने जो है बाघ को ही वहाँ से भगा दिया। तो राजा महाराजा आपको जो है हमारे साथ आके एक बार वहाँ ज़रूर देखना चाहिए। तो राजा जी भी वहाँ पे जाते हैं और वहाँ पे देखते हैं, हल्की फुल्की वहाँ पे खुदाई करते हैं, तो वहाँ पे माता नैना देवी के नैन मिलते हैं। क्या मिलते हैं, माता सती के नैन मिलते हैं, समथिंग माता नैना देवी हम आज बोलते हैं। तो वहाँ पे माता सती के नैन मिलते हैं, जिस पर जो है वो दूध अपने आप गिर जाता है। तो जानवरों को भी एहसास हो जाता है कि भाई कहाँ पे भगवान जो है विराजमान है। तो जो माता की सती माता के सती होने पर जो उनके नैन वहाँ पे गिरे थे, शक्तिपीठ बना था वहाँ पे, तो वो दूध जो है उनकी आँखों को ना थोड़ी सी ठंडक देने के लिए जो है बकरी अपना काम कर रही थी। राजा वीरचंद चंदेल इतने प्रसन्न होते हैं कि अपनी रियासत का नाम ही उन कहलूर गुज्जर के नाम पे रख देते हैं। उन्हें भी ये बिलीव हो जाता है, विश्वास हो जाता है कि माता रानी ने जो है अपना जो है माता रानी ने जो है अपने को किसको दिखाया, मतलब दर्शन दिए हैं, कहलूर गुज्जर को दिया है। तो मैं भी अपनी रियासत का नाम कहलूर गुज्जर पे रखूँगा, के नाम पे रखूँगा। और उस पहाड़ियों पे, जिन पहाड़ियों का नाम क्या पड़ा, नैना देवी की पहाड़ियाँ या नैना देवी हिल्स, वहीं पे ही अपने लिए किले की स्थापना की और इसका नाम क्या रखा, कोट कहलूर। किले का नाम भी क्या रखा, कोट कहलूर, और रियासत का नाम क्या रख दिया, कहलूर। इसीलिए राजा वीरचंद चंदेल ने क्या किया कि अपनी रियासत का नाम कहलूर के नाम पर रखा, नैना देवी पहाड़ियों में एक किला बनवाया जिसका नाम कोट कहलूर रखा। अब ये राजा थे इंटेलिजेंट, सुपीरियर राजा थे ये। और हिस्ट्री में जब भी आप देखेंगे कि कोई राजा इंटेलिजेंट होगा, सुपीरियर होगा, पावरफुल होगा, तो वो दूसरे की टेरिटरीज, दैट मीन्स कि दूसरे के क्षेत्रफल को छीनेगा
अगर राजा इनकेपेबल हुआ, अगर राजा जो है नहीं है ठीक, तो कम पावरफुल है, तो वो अपना क्षेत्र या अपनी टेरिटरीज को क्या करेगा, लूज़ करेगा, दैट मीन्स कि गंवाएगा। तो ये राजा बहुत सुपीरियर थे, इंटेलिजेंट थे। तो इन्होंने सबसे पहले क्या किया, बीरचंद चंदेल ने, बीरचंद चंदेल ने सोलन की 12 ठकुराइयों को कहलूर रियासत के अधीन कर दिया। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़, बिलासपुर के किस राजा ने सोलन की 12 ठकुराइयों को अपने अधीन कर दिया था, दैट इज़ बीरचंद चंदेल। ये आप लोग याद रखेंगे। फिर आगे इनके शासनकाल में ये डेवलपमेंट थी कि भाई बिलासपुर रियासत की स्थापना हो गई है, कहलूर नामक गुज्जर के नाम पे ये रखा गया है। और इन्होंने क्या किया, इन्होंने जो है बिलासपुर सोलन की 12 ठकुराइयों को अपने अधीन कर दिया। अब इनके बाद राजा थे राजा अजय चंद। कौन से राजा आते हैं, राजा अजय चंद। राजा अजय चंद ने जो है हिंदूर रियासत की स्थापना की। किस रियासत की स्थापना की, हिंदूर रियासत की। अगर हम हिंदूर की बात करें तो नालागढ़ का पुराना नाम क्या है, हिंदूर। और अगर हम नालागढ़ की बात करें तो नालागढ़ में एक फेमस कबड्डी प्लेयर है जिसका नाम है अजय, जिनका नाम है अजय ठाकुर। तो शायद अजय ठाकुर तो हम सभी लोग जानते हैं, नालागढ़ में किसी को ना जानते हो, लेकिन अजय ठाकुर का नाम हमने सुना ही हुआ है। और नालागढ़ का पुराना नाम क्या है, हिंदूर। और हिंदूर की स्थापना किसी ने की, अजय चंद ने। तो अगर आप को रिलेट करेंगे ना अजय ठाकुर, तो जब ये MCQs आएगा ना अजय चंद, तो माइंड डायरेक्टली उस MCQs की तरफ खींचा चला जाएगा जहाँ पे अजय चंद लिखा हुआ होगा। तो अगर मैं आप लोगों से अब पूछूं कि भाई हिंदूर रियासत की स्थापना किसने की या नालागढ़ की स्थापना किसने की, तो अजय चंद ने की। कैसे याद रखना है, क्यों, क्योंकि अजय चंद तो नालागढ़ से सबसे फेमस कबड्डी प्लेयर है ना, तो सेम को रिलेट हो जाएगा। अगर हम यहाँ पे बात करें, अगला राजा है मेघचंद। ठीक है, तो राजा मेघचंद थे, राजा के कठोर बर्ताव के कारण जनता ने राजा का विद्रोह किया और राजा ने भागकर कुल्लू में शरण ली। यह इल्तुतमिश की सहायता से पुनः राजगद्दी पे बैठा। ठीक है, तो अगला राजा कौन था, राजा मेघचंद। तो राजा मेघचंद जो थे वो ना कठोर शासक था, उसका क्या था, कठोर शासक था वो। और जनता पर जो है बस कुछ ना कुछ कठोर या हार्श रूल्स लाता ही रहता था, ठीक से बिल्कुल भी नहीं ट्रीट करता था अपनी जनता को। इसीलिए राजा मेघचंद जो है, इसीलिए राजा मेघचंद का जो है जनता ने विद्रोह किया। और जब जनता ने मिलके इसका विद्रोह किया तो वो कहलूर रियासत से भाग के कहाँ चले गए, कुल्लू में शरण लेते हैं। कहाँ पे शरण लेते हैं, कुल्लू में शरण लेते हैं। ठीक है, कुल्लू में शरण लेते हैं, तो कुल्लू में वापस जो है इनको राजा इल्तुतमिश, या दिल्ली सल्तनत में कौन था, इल्तुतमिश। तो वापस जो है इसको पुनः राजगद्दी पे दिल्ली सल्तनत के शासक इल्तुतमिश की सहायता से राजगद्दी पर बिठाया गया। तो ये भी यहाँ से इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि बिलासपुर के उस राजा का नाम बताइए जिसका बिलासपुर की जनता ने विरोध किया और कुल्लू में जाकर उसने शरण ली। तो मेघचंद। मेघ मतलब बादल, और जो गरजते हैं वो गरजते नहीं, समथिंग लाइक दैट। ये गरजता ही रहता था अपनी जनता पर। तो जनता ने इसका विरोध किया और फिर भाग भी गया। ठीक है, इसकी जनता ने इसको जो है अपनी रियासत से निकाल दिया, लेकिन इल्तुतमिश की सहायता से वापस ये किस पे बैठा, राजगद्दी पे बैठा। तो ये मेघचंद था जिसके कठोर बर्ताव के कारण जनता ने इसका विद्रोह किया। कुल्लू में इसने शरण ली और दिल्ली सल्तनत के शासक इल्तुतमिश की सहायता से ये राजगद्दी पर बैठा। ये सारा इंपॉर्टेंट है, इसको भी आप नोट कर लेना या ठीक से याद कर लेना। अगला देखते, अगला राजा था अभिचंद। यह सिकंदर लोधी का समकालीन राजा था। किसका समकालीन राजा था, सिकंदर लोधी का समकालीन राजा था अभिचंद। नेक्स्ट रूलर है संपूर्ण चंद। कौन है, संपूर्ण चंद। इनके भाई रतन चंद ने ही इन्हें मरवा दिया था। ठीक है, तो ये भी इम्पॉर्टेंट है कि सिकंदर लोधी का कहलूर या बिलासपुर रियासत में समकालीन राजा कौन था, अभिचंद। कोई बात नहीं। संपूर्ण चंद कौन थे, संपूर्ण चंद बिलासपुर के वो राजा थे जिनको उन्हीं के भाई रतन चंद ने मरवा दिया था। ठीक है, तो बिलासपुर के किस राजा को उन्हीं के भाई द्वारा मरवा दिया था, तो दैट इज संपूर्ण चंद। अब यहाँ पे आगे राजा आते हैं जिनका नाम होता है ज्ञानचंद, और इनका नाम ही ज्ञानचंद होता है, इनका काम ज्ञानचंद जैसा नहीं होता है। तो अगले राजा जो ज्ञानचंद आते हैं कहलूर के, वो क्या हो जाते हैं, उस समय कहलूर रियासत किसके अधीन आ जाती है, मुगलों के अधीन आ जाती है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कहलूर रियासत किस राजा के शासनकाल में मुगलों के अधीन आ गई थी, दैट इज ज्ञानचंद। ज्ञानचंद के शासनकाल में हम मुगलों के अधीन आ गए, और यह मुगल राजा अकबर के समकालीन थे। किनके समकालीन थे, मुगल राजा अकबर के समकालीन थे। इन्होंने जो है मुगलों से प्रभावित होकर जो है अपने धर्म को बदल दिया और इस्लाम धर्म को कबूल कर लिया। क्या कर लिया,
इस्लाम धर्म को कबूल कर लिया। इन्हीं के साथ इनके दो पुत्र थे, रामचंद और भीमचंद। इन्होंने भी इस्लाम धर्म कबूल कर लिया, कन्वर्ट हो गए इस्लाम में। लेकिन इनका एक बेटा होता है जिसका नाम होता है बीकचंद, इंपॉर्टेंट है, इनका एक बेटा होता है जिनका नाम होता है बीकचंद। बीकचंद ने इस्लाम धर्म कबूल नहीं किया था। तो ठीक है, बाद में इनकी डेथ हो जाती है और हम लोगों ने देखा है कि इस्लाम में क्या होता है, मकबरे होते हैं। क्या होते हैं, मकबरे। तो ज्ञानचंद का मकबरा कहाँ पे बना हुआ है, कीरतपुर में बना हुआ है। और कीरतपुर आज के किस स्टेट में है, तो कीरतपुर पंजाब में है। तो यहाँ पे जो है क्वेश्चन पूछा जाएगा वो ये पूछा जाएगा कि भाई बिलासपुर रियासत वटेवर कहलूर रियासत मुगलों की अधीन कब आ गई थी। तो मुगलों की अधीन जो है राजा ज्ञानचंद के शासनकाल के दौरान आ गई थी। ज्ञानचंद किसका समकालीन था, अकबर का समकालीन था। बिलासपुर के उस राजा का नाम बताइए जिसने जो है इस्लाम धर्म कबूल कर लिया था। तो इस्लाम धर्म कबूल कर लिया था तो वो कौन थे, ज्ञानचंद। और ज्ञान हमने बोला कि एक नाम ज्ञानचंद था, अदरवाइज ज्ञान गुण कुछ नहीं था इनके पास। अपने धर्म को छोड़ना एक बहुत बहुत बड़ी बात है। इन्हीं के साथ इनके दो पुत्र थे, उन्होंने इस्लाम धर्म कबूल कर लिया। लेकिन जो है ज्ञानचंद के किस बेटे ने इस्लाम धर्म कबूल नहीं किया था, तो दैट इज़ बीकचंद। बीकचंद ने नहीं किया था। अब यहाँ पे पूछेंगे कि भी बिलासपुर के किस राजा का मकबरा कीरतपुर में स्थापित है, ज्ञानचंद का, या फिर दूसरा घुमा के पूछ देगा कि ज्ञानचंद का मकबरा कहाँ पे है, बिलासपुर पंजाब में है। आगे देखते हैं। अब अगला राजा कौन था, बीकचंद। बीकचंद किसका बेटा है, ज्ञानचंद का बेटा है। इन्होंने इस्लाम धर्म कबूल नहीं किया है। तो बीकचंद ने 1600 ईस्वी में कोट कहलूर से राजधानी नैना देवी में स्थानांतरित की। अब हुआ क्या यहाँ पे, नहीं सॉरी, कोट कहलूर या नैना देवी हिल्स से राजधानी सुनहानी में स्थानांतरित की। कहाँ पे स्थानांतरित की, सुनहानी में स्थानांतरित की। अब बीकचंद को लगा कि ये जो नैना देवी हिल्स है, नैना देवी पहाड़ी है, कोट कहलूर है, यहाँ पे तो माता सती के नैन गिरे हुए हैं और ये हिंदू धर्म के लिए सबसे पवित्र जगह है। ठीक है, हमारे पूर्वजों ने क्या किया, हमारे पूर्वजों ने जो है इस्लाम कबूल कर लिया। और इस्लाम अगर कबूल कर लिया है तो मुझे नहीं लग रहा है कि हमें अब यहाँ रहना चाहिए। ये तो बहुत पवित्र सेक्रेट जगह है हिंदू की, तो मुझे नहीं लग रहा कि अब हम लोग को यहाँ रहना चाहिए। इसीलिए उन्हें लगा, होप सो ऐसे ही लगा कुछ, कि अब मुझे राजधानी जो है नैना देवी हिल्स से कहाँ पे स्थानांतरित कर देनी चाहिए, सुनहानी स्थानांतरित कर देनी चाहिए। तो बीकचंद ने सबसे इम्पॉर्टेंट काम क्या किया कि 1600 ईस्वी में इन्होंने अपनी राजधानी कोट कहलूर से कहाँ ट्रांसफ़र की, सुनहानी ट्रांसफ़र की। तो सबसे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, बिलासपुर के किस राजा ने कोट कहलूर से राजधानी सुनहानी ट्रांसफ़र की, तो वो कौन थे, बीकचंद। कब की, 1600 ईस्वी में। तो ये आप लोगों ने स्टार मार्क कर लेना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला है राजा कल्याणचंद। अब कल्याणचंद ने क्या किया, इन्होंने हिंदूर रियासत की सीमा पर एक किले का निर्माण करवाया और इस वजह से जो है हिंदूर के राजा और कल्याणचंद के बीच युद्ध होता है, जिसमें हिंदूर के राजा की मृत्यु हो जाती है। ठीक है, तो यहाँ से सिर्फ एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है कि कहलूर रियासत के किस राजा ने हिंदूर रियासत पे किला बनवाया जिसमें हिंदूर रियासत के राजा की मृत्यु हो गई, दैट इज़ कल्याणचंद। कौन थे वो, कल्याणचंद। ठीक है, तो होप सो कि आपको समझ आ रहा होगा। ये इतना टफ किस्सा भी नहीं है। बिलासपुर वन ऑफ द क्या बोलते हैं सिंपलेस्ट डिस्ट्रिक्ट है हिमाचल प्रदेश का, और जिस तरह से मैं आप लोगों को समझा रहा हूँगा, होप सो कि आपको समझ आ रहा होगा। ये हमारा पहला वीडियो लेक्चर था। होप सो कि आपको पसंद आया होगा। अगर आपको हमारा वर्क पसंद आया है तो प्लीज़ हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और अगर आपको हमारा वर्क पसंद भी नहीं आया है तो आप हमें कमेंट करके लिख भी सकते हैं कि सर आपको लिटिल बिट्स इस तरह की इम्प्रूवमेंट करनी चाहिए। जो भी आपको कमी नज़र आ रही होगी आप हमें हमारी ईमेल आईडी पे भी लिख सकते हैं, hpexamnote0099@gmail.com। अगर आप पटवारी की सीरियसली में प्रिपरेशंस कर रहे हैं तो हम आप लोगों के लिए 25 मॉक लाए हैं पटवारी के, जिसकी प्राइस हमने बिल्कुल कम रखी है 299। और अगर आप पुलिस की प्रिपरेशंस कर रहे हैं तो पुलिस के लिए हमने 15 मॉक लाए हैं, जिसके प्राइस हमने लगभग 199 रखी है। अगर आप हमसे मॉक चाहते हैं तो आप हमें इस नंबर पे व्हाट्सएप कर सकते हैं। और अगर आप हमें किसी भी तरह की, अगर हम आप लोगों के इस एग्ज़ाम्स को क्रैक करने में हेल्प कर पाएंगे तो ये हमारे लिए बहुत खुशी की बात होगी। दिस इज़ ऑल अबाउट फॉर द डे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।